Hello friends, welcome to Navkar Digital Institute. I am CA Palak Mavagedi. This is lecture number 8 of the capital gain. From this lecture friends, I am merging all old batches which I have taught in the classroom with the other students who are attending first initial portion of the topic capital gain. मैं आपके बेनिफिट के लिए याद करवा दूं that there are two types of capital asset. It may be short term, it may be long term. If asset is held for 36 months or less, it would be short term, otherwise it would be long term. अच्छा, for listed shares and securities, this period of holding should be considered as 12 months and unlisted shares के लिए as well as immovable property के लिए in place of 36 months or 12 months, it would be 24 months. शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी तो एक्चुअल कॉस्ट डिडक्ट होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है तो क्या डिडक्ट होता है फ्रेंड्स? इंडेक्स कॉस्ट. अच्छा, आपके इंडेक्सेशन का फंडामेंटल है कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ एक्विजिशन ईयर. बी केयरफुल, इंडेक्स नंबर आपको एग्जाम में प्रोवाइड करेंगे, आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू विल बी गिवन द इंडेक्सेशन इन द एग्जामिनेशन. यू नीड टू नो दैट मल्टीप्लाइड बाय सेल ईयर डिवाइडेड बाय एक्विजिशन ईयर इज द कंसेप्ट प्रॉपर. दूसरा मुद्दा, व्हेन द असेट इज एक्वायर्ड प्रायर टू 1/4/2001, you have to deduct the cost or fair market value on 1/4/2001 whichever is higher. और ये हायर से आपको मल्टीप्लाई करना है सेल ईयर से, डिवाइड ऑलवेज करना है बेस ईयर से, दैट इज 100 बिकॉज 2001-2 के पहले के कोई भी ईयर के इंडेक्स नंबर अवेलेबल नहीं है एंड 1/4/2001 एक कट ऑफ डेट है. दूसरा, आपने अगर इंप्रूवमेंट कॉस्ट की हुई है तो इंप्रूवमेंट आपने कभी भी की हो, अगर आपकी असेट लॉन्ग टर्म है ना तो इंप्रूवमेंट को ऑलवेज आपको क्या करना पड़े, लॉन्ग टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेल ईयर डिवाइडेड बाय इंप्रूवमेंट ईयर से यू हैव टू इंडेक्स द सेम. अच्छा फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम बी केयरफुल दैट इफ इंपॉर्टेंट इज दैट माय असेट इज बीन acquired by me from previous owner, गिफ्ट से मिली है, विल से मिली है, सब्जेक्ट टू गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल अंडर दैट अदर सोर्स. अगर टैक्सेबल है अदर सोर्स में तो क्या होगा मुझे कैपिटल गेन में यहां पे समझाना है, बट एट अ स्लाइट लेटर स्टेज टैक्सेबल नहीं है गिफ्ट में, अदर सोर्स में, और आपको गिफ्ट में मिली हुई असेट है तो यू हैव टू डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, यू हैव टू टेक द इंडेक्स नंबर. So other period of holding also of the previous owner and also the index number would be that of the previous owner. Even previous owner की improvement cost को भी आप इंडेक्स कर सकेंगे multiplied by sale year divided by the improvement year करके. अब इतने मेरे फंडामेंटल फ्रेंड्स आपको मैंने समझाए थे. मैंने एक बहुत ही महत्व का मुद्दा बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स कॉस्ट एंड शॉर्ट टर्म के लिए क्या डिडक्ट करना है फ्रेंड्स, एक्चुअल कॉस्ट. आज का मेरा सबसे पहला मुद्दा है स्लम्प सेल. व्हाट इज अ फंडामेंटल फ्रेंड्स? माय फंडामेंटल इज सेक्शन 50B विच इज टर्म्ड एज स्लम्प सेल. देखो, ये सब जो मेरे कंसेप्ट्स होते हैं ना भाई, ये कंसेप्ट्स आई वुड से जनरली ये कंसेप्ट्स के पीछे रीजंस होते हैं. क्यों ये कंसेप्ट लॉ में लाए, क्यों ये कंसेप्ट एक्ट में लाए? देयर आर स्पेसिफिक रीजंस फॉर द सेम. लाइक एज फार एज दिस स्लम्प सेल इज कंसर्न, कुछ पोजीशन ऐसी हुई थी फ्रेंड्स कि मान लीजिए दैट देयर इज एन असेसी मिस्टर ए, उनका ये एक सिंपल बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है जिसमें आपको लैंड दी हुई है 100 रुपए, बिल्डिंग 80, प्लांट मशीनरी 70, स्टॉक 30, डेटर्स 20, कैश बैंक 10, and my liability will be 40. I am given here the capital and reserve to be 270. ये एक मेरा छोटा सा बैलेंस शीट है. अब मेरी पोजीशन ऐसी हुई फ्रेंड्स कि मिस्टर ए को अपना ये बिजनेस
मिस्टर बी को बेच देना था। उनको ये बिजनेस बेचना हो ना साहब, दो अलग अलग मेथोडोलॉजी है बिजनेस बेचने की। पहली मेथड है कि मिस्टर ए ये लैंड से 125 में बेचे, बिल्डिंग 87 में बेचे, प्लांट मशीनरी 75 में बेचे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। स्टॉक मान लीजिए कि वो 33 में बेचे, डेटर कम में बेचे, लायबिलिटी कम ज्यादा में बेचे। अलग अलग एसेट, अलग अलग लायबिलिटी को आपने अलग अलग वैल्यू असाइन की। क्लियर है? लैंड का अलग वैल्यू है, बिल्डिंग का अलग है, स्टॉक का अलग है, प्लांट मशीनरी का अलग है, डेटर का अलग है, लायबिलिटी का अलग है। If this is the situation friends, then 125 less 100 इंडेक्स हो तो, rather लॉन्ग टर्म हो तो इंडेक्स 100 करके जो भी आए वो आपका कैपिटल गेन। 87 लेस 80 कैपिटल गेन, 75 लेस 70 कैपिटल गेन, 33 लेस 30 वुड बी 3 रुपी। स्टॉक बेचोगे तो जो गेन होगा वो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, कौन से हेड में जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में, और अकॉर्डिंगली ये टैक्स हो रहा था। ये हुआ जब आपने अलग अलग एसेट या अलग अलग लायबिलिटी के लिए क्या दिया हो, अलग अलग वैल्यू दी हो। सिंपल हो जाता था। बट मान लो फ्रेंड्स दैट इन द गिवन सम लेट अस अज्यूम दैट ऑन 20th May 2019 Mr. A sold the whole business to Mr. B at a lump sum consideration of 350। बहुत शांति से समझना भाई, ये अलग अलग एसेट अलग अलग लायबिलिटी को ऐसी कोई अलग अलग वैल्यू ना दी, ये मैंने रब कर दिया, कोई अलग अलग वैल्यू नहीं। ऐसा बोला कि मिस्टर ए ने अपना पूरा बिजनेस जो ये है, ये वाला पूरा बिजनेस वो 350 रुपए में बेच दिया। अब ये बिजनेस जो बेचा उसमें कैपिटल असेट भी है, नॉन कैपिटल असेट भी है, मीनिंग देयर बाय करंट असेट भी है। ये 350 रुपए में बेचो तो द क्वेश्चन अराइजेस, आर यू लायबल फॉर कैपिटल गेन और यू आर नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन। द रीजन बीइंग, यहां पे 350 रुपए में जब आप बेच रहे हो ना, तो जो आपका गेन हो रहा है वो थोड़ा कैपिटल असेट के लिए जो गेन हो रहा है वो कैपिटल गेन है, बाकी के लिए जो हो रहा है दैट इज योर बिजनेस इनकम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर इट इज लायबल फॉर कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम। एक्चुअली तो थोड़ा कैपिटल असेट के लिए, थोड़ा नॉन कैपिटल असेट के लिए 350 रुपए मेरी सेल्स प्राइस है, उसमें से मैं मेरी नेट असेट डिडक्ट करूं। व्हाट इज नेट असेट फ्रेंड्स? असेट लेस लायबिलिटी। व्हाट आर माय असेट्स टोटल? कैन आई से 180 70 करके 250, इट वुड बी 30 280 310 310 लेस 40 करके फ्रेंड्स व्हाट इज माय नेट असेट? 270। अगर मैं ये डिडक्ट करूं 80 रुपए जो आए, वो 80 रुपए आपको अकाउंट में सिखाया है गुडविल है, बट गुडविल परचेजर के एंगल से मेरे यहां क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये 80 रुपए का नेट असेट जो थी मिस्टर ए की, उसके ऊपर नेट असेट मिस्टर ए की थी 270, उसके ऊपर उनको मिला 80 रुपए, टोटल मिल रहा है 350 रुपए। ये 80 रुपए वेदर वुड बी लायबल फॉर कैपिटल गेन और नॉट इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू। मेरे असेसी ने आर्ग्यू किया कि सर इट कैन नॉट बी लायबल फॉर कैपिटल गेन। डिपार्टमेंट ने कहा भाई इट शुड बी लायबल फॉर कैपिटल गेन। असेसी ने कहा सर एक चीज समझो, ये 80 रुपए का जो मेरा गेन आया ना, वो कैपिटल असेट के ऊपर भी है एज वेल एज नॉन कैपिटल असेट के ऊपर भी है। वो ठीक है? डिपार्टमेंट ने बोला बिल्कुल ठीक है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इज योर कैपिटल असेट, स्टॉक डेटर एंड लायबिलिटी इज योर नॉन कैपिटल असेट। ये 80 रुपए का गेन मेरा थोड़ा कैपिटल असेट के लिए, थोड़ा नॉन कैपिटल असेट के लिए। ये कितना कैपिटल असेट के लिए, कितना नॉन कैपिटल असेट के लिए, वो बाइफरकेट करना इम्पॉसिबल है। और अगर ये बाइफरकेट करना इम्पॉसिबल है तो इसके ऊपर फ्रेंड्स मैकेनिज्म हमारी जो टैक्सेशन की है वो फेल हो जाती है। अगर मैकेनिज्म फेल हो जाती है ना, देन इट कैन नॉट बी ब्रॉट टू टैक्स under the head capital gain nor be brought to tax under the head business income. It can even not go to income from other source. क्यों other source में ना जाए? Because ये रेवेन्यू नहीं है, ये कैसा है? कैपिटल आइटम है। और ये 80 रुपए आपके
कहीं पे भी टैक्स नहीं होगे. इट विल गो अनटैक्स्ड. फ्रेंड्स, बी केयरफुल. इट विल गो अनटैक्स्ड वॉज द आर्ग्यूमेंट फॉरवर्डेड बाय माय असेसी. 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किया कि असेसी का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल बराबर है. इसलिए बिल्कुल बराबर है बिकॉज 80 रुपए का गेन आपका जो है वो कैपिटल असेट के ऊपर भी है, नॉन कैपिटल असेट के ऊपर भी है. ये बाइफरकेशन पॉसिबल नहीं है. अगर बाइफरकेशन पॉसिबल नहीं है तो हाउ इट वुड बी टैक्स, गॉड नोस. इफ यू वुड हैव बाइफरकेटेड कैपिटल असेट का कैपिटल गेन में, नॉन कैपिटल असेट का बिजनेस में, इफ यू आर नॉट एबल टू बाइफरकेट, इट कैन नॉट गो टू other source, it cannot go to business, it cannot go to capital gain. Why it cannot go to capital gain? Because capital gain में capital asset का ही gain tax होता है. ये 80 रुपए तो capital asset का भी है, non capital asset का भी है, और ये बेस पे मेरे असेसी ने जजमेंट अपनी फेवर में लाया. अब साहब अगर ये जजमेंट वैलिड रहता, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लॉ ऑफ लैंड साहब, हाईएस्ट अथॉरिटी. आप अभी देखो, मैं आज के दिन की ही प्रैक्टिकल बात करूं साहब, दिस इज डेफिनेटली नॉट कनेक्टेड विथ माई इनकम टैक्स एक्ट. मैं थोड़ा जब वीडियो में होता हूं तो थोड़ा जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है वो कम बांटता हूं. द रीजन बीइंग देयर आर सर्टन लिमिटेशंस आई हैव एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स आई हैव. बट फ्रेंड्स, अभी अगर आपने देखा हो ना तो देयर वाज एन ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइवेट कंसर्न्स को भी अपने एम्प्लॉय को फुल पे करने का फॉर द मंथ फॉर विच दे कुड नॉट रन द एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग दिस COVID-19. नाउ whether this order is good or bad, we are not discussing. We are not involving ourselves into that politics and that nitty-gritty. But ऐसा MHA का ऑर्डर था, बराबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का. किसी एम्प्लॉयर ने इसके सामने सुप्रीम कोर्ट में रीट कर दी एंड बिफोर फ्यू डेज सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर को खारिज कर दिया कि ये नहीं हो सकता है. हाउ कैन यू कंपेल प्राइवेट कंसर्न्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द फुल वेजेस. एंड अगर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ही ना रहा एक्सेप्ट टू विड्रॉ दैट ऑर्डर. दे हैव विड्रॉन द ऑर्डर बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ लॉ ऑफ लैंड. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हमारे फेवर में. यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए विड्रॉ किया क्योंकि दे रियलाइज्ड कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली कोई मिस्टेक हो रही है. आई रिपीट, कॉन्स्टिट्यूशनली कोई मिस्टेक हो रही है एंड दैट्स द रीजन दे हैव विड्रॉन. बट हमारे केस में उल्टा हुआ. हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, असेसी के फेवर में आया. साहब अगर ये जजमेंट वैलिड रहे तो हर एक लोग स्लम सेल से ही अपना बिजनेस बेचे. कोई नॉर्मल एसेट नॉर्मल लायबिलिटी बेचे ही नहीं. अलग अलग एसेट अलग अलग लायबिलिटी को अलग अलग वैल्यू असाइन करके बेचो ही नहीं. क्यों ना बेचो? बिकॉज अलग अलग एसेट अलग अलग लायबिलिटी को वैल्यू असाइन करके बेचोगे तो बिजनेस इनकम होगी, कैपिटल गेन होगा. लमसम बेचोगे तो कोई टैक्स नहीं होगा एंड एवरीवन विल गो फॉर लमसम सेल. दिस इज नोटिस्ड बाय माय डिपार्टमेंट एंड माय डिपार्टमेंट इन द वेरी नेक्स्ट ईयर इन द बजट केम आउट विद अमेंडमेंट. यहां पे ये वेजिस वाले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सैल्यूट करता हुआ उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट को. बट हमारे स्लम सेल के केस में माय लेजिस्लेचर डिड नॉट एक्सेप्ट, और रादर फॉर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे हैव कम आउट विथ अ सिंपल न्यू सेक्शन कॉल्ड 50B स्लम सेल, जिसमें उन्होंने बोला दैट स्लम सेल का मतलब है means selling of the whole business और बिजनेस का कोई यूनिट with all assets and liabilities at a lump sum consideration without assigning individual values to friends, assets
एंड लायबिलिटीज। पहले इन लोगों ने स्लम सेल की डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी? आप पूरा बिजनेस बेच दो। कैसे बेच दो? लमसम अमाउंट से, विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल वैल्यूज टू योर असेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर आप अपना बिजनेस बेच दो देन इट वुड बी कॉल्ड स्लम सेल। दूसरा महत्व का मुद्दा, फ्रेंड्स, कैन आई से हमारे सम में पूरा बिजनेस 350 में बेच रहे हो, तो ये 350 में जो पूरा बिजनेस बेचा विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल वैल्यूज टू असेट्स लायबिलिटीज, देन कैन वी से दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ slum sale, right? My act says that in slum sale, remember very carefully, asset liability देखो ही नहीं. In slum sale, the whole business is to be regarded as your कैपिटल एसेट. स्लम सेल में ये देखो ही नहीं आपने लैंड बेचा, बिल्डिंग बेचा, प्लांट बेचा, स्टॉक बेचा, डेटर बेचा. स्लम सेल में आपने क्या बेचा? आपने पूरा बिजनेस बेचा. एंड व्हेन यू आर सेलिंग ऑफ द होल बिजनेस, योर स्लम सेल होल बिजनेस इज रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट. And amendment says against the Supreme Court judgment, yes, legislature has right to make the amendment. यहां पे भी अगर ये मैंने वेजिस वाला बोला उसमें ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंड कर दिया होता, दैट इज बिग वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर शायद खारिज हो जाता. बट इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए इतनी लंबी प्रोसीजर नहीं है. बजट प्रपोज होता है एंड पार्लियामेंट में वैसे भी ज्यादा लोग डिस्कस करते नहीं है एंड पास हो जाता है. नेक्स्ट ईयर बजट में आया दैट व्हेन यू सेल ऑफ द होल बिजनेस विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल वैल्यूज टू असेट्स एंड लायबिलिटीज, इट इज कॉल्ड स्लम सेल. एंड इन स्लम सेल द होल बिजनेस इज रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट एंड लायबल फॉर, देखो ही नहीं क्या बेचा है, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी या कैपिटल एसेट. इट इज होल बिजनेस इज रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट एंड लायबल फॉर कैपिटल गेन. व्हाट इज लायबल फॉर कैपिटल गेन इज, फ्रेंड्स, कैन वी से डिफरेंस बिटवीन net consideration and net worth is liable for capital gain, and they have defined in the law net worth to be assets less liabilities. So as of today, after this 50B, 97 में जजमेंट आया, 98 में ही अमेंडमेंट आ गया. आफ्टर दिस अमेंडमेंट द क्वेश्चन अराइजेस whether this 80 rupees will be liable for capital gain, and answer is definitely it would be liable for capital gain. This 80 rupee would be definitely liable for capital gain. And net consideration, that is 350, net worth 270, difference will be subjected to cap gain. अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे net worth means assets less liabilities, the legislature has defined the same. अब देखो फ्रेंड्स, मुझे ये जितना मैंने अभी समझाया ना रफ में, उसको डेफिनेटली एक एक चीज को मुझे फेयर से कवर करना है, एंड दैट्स व्हाट आई विल ट्राई एंड डू ओवर हियर. बट स्लम सेल का मतलब है आपने पूरा बिजनेस बेच दिया विद ऑल असेट्स, विद ऑल लायबिलिटीज, विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल values to assets and liabilities. In slum sale, your whole business is considered as a capital asset, and the difference between net consideration and net worth for the whole business will be liable for capital gain. And friends, ये net worth का मतलब है assets less liability. अब देखो यहाँ पे assets and liabilities में हमने book value लिखी हुई है हमारे बैलेंस शीट में. book value means accounting की वैल्यू है. इनकम टैक्स में सभी फंडामेंटल जो मेरे हैं ना डेप्रिसिएशन वगैरह के, वो सब फंडामेंटल मेरे अलग है. आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन के टॉपिक में ये सब फंडामेंटल सिखाएंगे. बट ये पर्टिकुलर केस में मेरी पोजीशन ऐसी होगी सर
that in the given case, see listen, ये बिजनेस मैंने बेच दिया. You are asked to compute कैपिटल गेन इफ. मैं यहां पे छोटा सा एडिशन करूं. नंबर 1, लैंड वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय ₹20 in past, and WDV as per इनकम टैक्स एक्ट. बिल्डिंग की आपकी WDV है 76, प्लांट मशीनरी की आपकी WDV है 73. देखो, अकाउंट के डेप्रिसिएशन के फंडा एंड इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन के फंडा बिल्कुल ही अलग है. अकाउंट में आप एसेट, पर्टिकुलर एसेट वाइज डेप्रिसिएशन, SLM, WDV दोनों फॉलो कर सकते हो मेथड. वाइल इनकम टैक्स में ब्लॉक मेथड है, आपको सिखाएंगे ब्लॉक मेथड बिजनेस एंड प्रोफेशन में, एंड यहां पे आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही फॉलो करनी है. यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द कैपिटल गेन इन द गिवन केस. नाउ फ्रेंड्स, इन द गिवन केस, इफ आई एम सपोज टू कंप्यूट माई कैपिटल गेन, it will go this way. Mr. A for the previous year 1920, जिस ईयर में बेचा है, relevant to 2021. सर मेरी नेट कंसिडरेशन है 350 रुपीज. ऑल राइट, एंड ये नेट कंसिडरेशन से मुझे डिडक्ट करना पड़े क्या फ्रेंड्स? नेटवर्थ, विच वुड बी सब्जेक्टेड टू वर्किंग नोट नंबर 1, एंड आई एम सपोज टू कंप्यूट कैपिटल गेन. नाउ लिसन, एज फार एज माई नेटवर्थ इज कंसर्न, असेट्स लेस लायबिलिटीज, बट यहां पे एक थियोरिटिकल पॉइंट मुझे ऐड करना पड़े, ये सुनना खास. असेट्स जो आपको लेनी है ना, लेस लायबिलिटीज जो लेनी है, असेट्स के लिए रिमेंबर, अगर ये असेट डेप्रिसिएबल हो ना, तो यू डिडक्ट WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स की WDV आपको डिडक्ट करनी है. बट अगर ये असेट अदर असेट से नॉन डेप्रिसिएबल है या लायबिलिटी है, तो आप टेक केयर करिए, लीजिए बुक वैल्यू, सब्जेक्ट टू बुक वैल्यू में एक्सक्लूड रीवैल्यूएशन. ये एक एक वर्ड समझाऊंगा फ्रेंड्स, डोंट वरी. इफ एनी मेड इन पास्ट. फॉर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट यू हैव टू टेक द बुक वैल्यू एक्सेप्ट द रीवैल्यूएशन इफ एनी मेड इन द पास्ट. अब ये जो थियरी मैंने लिखी, हम क्या कर रहे हैं, यहां पे थियरी लिख रहा हूं मैंने, और दूसरे बोर्ड पे मैं क्या लिख रहा हूं, प्रैक्टिकल. अब यहां पे मैं वर्किंग नोट नंबर 1 पे चला जाऊं तुरंत ही, तो माय वर्किंग 1 इज फॉर फ्रेंड्स नेटवर्थ. नेटवर्थ के लिए मेरी लैंड, अब आप चेक करो, आपकी जो लैंड की अमाउंट दी हुई है ना, कैन आई से माय अमाउंट ऑफ लैंड इज 100. बट ये 100 में आपकी पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लैंड वॉज रीवैल्यूड ₹20 अपवर्ड इन पास्ट, मीनिंग देयर बाय पास्ट में अकाउंटिंग एंट्री पास हुई होगी, लैंड अकाउंट डेबिट 20, 2 रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 20,
एंड ये लैंड में 20 रुपए आपने ऐड किए होंगे एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व में 20 रुपए आपने इंक्रीज किए होंगे. योर लैंड वैल्यूएशन शुड बी टेकन एज नॉट 100, but you have to exclude any revaluation made in past. That means आप 20 रुपए के रिवैल्यूएशन को क्या कर रहे हो, लेस कर रहे हो. नंबर 1. फ्रेंड्स रिमेंबर दिस इज 1. दूसरा, मेरा बिल्डिंग है, कैन आई से बिल्डिंग का मेरा वैल्यूएशन दिया है 80, बट ये 80 अकाउंट का वैल्यू है. इनकम टैक्स की मेरी WDV कितनी दी हुई है 76, तो मुझे बिल्डिंग का वैल्यूएशन कितना लेना पड़े 76. सर मुझे प्लांट मशीनरी का वैल्यू कितना लेना पड़े, अकाउंट का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 70, इनकम टैक्स का वैल्यू दिया हुआ है 73. आई हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ इनकम टैक्स दैट इज 73. आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि ये इनकम टैक्स की WDV सर बिल्डिंग की अकाउंट से कम है, मशीनरी की अकाउंट से ज्यादा है, होगा क्या? कुछ भी हो सकता है साहब, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अकाउंट से ज्यादा होगा कम होगा, डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस. इसीलिए मैंने एक में कम रखा है, एक में ज्यादा रखा है. एग्जैक्ट कंसेप्ट के लिए अटेंड कीजिए बिजनेस एंड प्रोफेशन फ्रेंड्स, वेरिन यू विल बी हैविंग द क्लैरिटी अबाउट हाउ दिस ब्लॉक वर्क्स. स्टॉक इज माई नेक्स्ट असेट, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं दिया है तो 30. डेटर इज माई नेक्स्ट असेट, कुछ नहीं दिया हो तो डेटर के लिए बुक वैल्यू ही लेने की. कैश बैंक आई एम सपोज टू टेक इन टू अकाउंट अगेन द बुक वैल्यू दैट इज 10 रुपीज ओनली. सो ये मेरा टोटल आया. माई टोटल वुड बी 80 प्लस 76. आई चेक आउट, कोई हमें रिस्क नहीं लेना है. सो आई चेक आउट विद द टोटल. आप भी करेंगे 80 प्लस 76 प्लस 73 प्लस 60, तीनों का टोटल मैंने ले लिया. कैन आई से इट इज कमिंग टू 289. एंड इसमें से डोंट फॉरगेट टू डिडक्ट द liabilities, that is 40, and if we deduct liability then my net worth will be 249. अकाउंट की आपकी नेटवर्थ थी 270, इनकम टैक्स की आपकी नेटवर्थ आई 249. फ्रेंड्स यू आर सपोज टू डिडक्ट हियर नॉट 270 but 249, and if I deduct 249 here, my capital gain will be 101 rupee will be liable for tax is my capital gain. सर मैंने समझाया, पूरा बिजनेस बेच दो, इट्स अ स्लम सेल. इन स्लम सेल ये देखो ही नहीं कि आप पर्टिकुलर असेट बेच रहे हो, पर्टिकुलर लायबिलिटी बेच रहे हो, आप क्या बेच रहे हो, पूरा बिजनेस बेच रहे हो. बिजनेस में नेट कंसिडरेशन लेस नेटवर्थ इज लायबल फॉर कैपिटल गेन. नेटवर्थ का मतलब है असेट्स लेस लायबिलिटी. असेट्स का मतलब है अगर रिवैल्यूएशन किया हो तो उसको इग्नोर करो, डेप्रिसिएबल एसेट है तो WDV एज पर इनकम टैक्स लो लेस लायबिलिटीज डिडक्ट करो. फ्रेंड्स नाउ माय पोजीशन इज दैट ये मेरा कैपिटल गेन तो आ गया, बट आप बोलोगे, और जो आज से अटेंड कर रहे हैं वो बोलेंगे कि सर क्लासरूम में तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोल रहे थे. यहां पे मान लीजिए कि मिस्टर ए का ये बिजनेस जो है ना वो सिंस 2004 है, तो द क्वेश्चन अराइजेस whether this business will be short term or whether this business will be long term, whether the capital gain will be short term or whether the capital gain will be long term. And answer is 100% long term because it is, देखो यहां पे अलग अलग एसेट, अलग अलग लायबिलिटी अलग अलग टाइम पे रखी होगी, बट मेरे एक्ट ने 50B में ही सेक्शन में ही स्पेसिफिक बोल दिया that if the whole business if sold off that business, 2 यूनिट और 1 यूनिट बेच दिया हो तो यूनिट, if unit is held for 36 months or less, it is short term. Otherwise
दिस वुड बी टर्म्ड एज, बोलिए भाई क्या, लॉन्ग टर्म. सो वन थिंग इज सर्टन, मैं देखो एक लाइन लिख रहा हूं थ्योरी और इमीडिएटली ये थियोरी को क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ द अमाउंट. कैन आई से 2004 से ये बिजनेस था, तो ये मेरा जो कैपिटल गेन आ जाएगा वो लॉन्ग टर्म आ जाएगा 101. अब इमीडिएटली आपका आर्ग्यूमेंट, ये देखो ही मत कि लैंड कितने टाइम के लिए, बिल्डिंग या स्टॉक कितने टाइम के लिए. यूनिट आपका मोर देन 36 मंथ्स हो तो इट वुड बी लॉन्ग टर्म, अदरवाइज इट वुड बी शॉर्ट टर्म. अब लॉन्ग टर्म होगा तो आप बोलोगे कि सर इंडेक्सेशन मिलता है, यहां पे एक्ट में ही स्पेसिफिकली बोल दिया है दैट if it is long term, friends, the benefit of indexation is sorry not available. आपके लिए लॉन्ग टर्म हो तो भी एक्चुअल नेटवर्थ ही डिडक्ट करने की, शॉर्ट टर्म हो तो भी एक्चुअल नेटवर्थ ही डिडक्ट करने की. नेटवर्थ जो आपकी डिडक्ट होगी वो 249 ही होगी, आपका कैपिटल गेन 101 ही आएगा. अगर आपका बिजनेस यूनिट 36 मंथ से ज्यादा है तो इट वुड बी लॉन्ग टर्म, 36 मंथ और लेस है तो इट वुड बी शॉर्ट टर्म. तो आप बोलोगे कि सर एक सेम ही नेटवर्थ डिडक्ट करनी है, इंडेक्सेशन मिलने वाला नहीं है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बाइफरकेट करने का मतलब क्या मतलब है ना फ्रेंड्स. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 20%, while short term capital gain is taxable at normal rate, slab rate. रेट पर्पस के लिए ही खाली बाइफरकेट हो रहा है, बाकी it would be net consideration less net worth will be subjected to your capital gain. It may be long term, it may be short term. रेट पर्पस के लिए हम बाइफरकेट कर रहे हैं. अब ये मैंने एक बेसिक फंडामेंटल मैंने स्लम सेल का बोला. आप लोग सबसे पहले ये थियोरी कॉपी करोगे, बराबर, इतनी जो मैंने थियोरी यहां पे दी हुई है वो. एंड फ्रेंड्स उसके बाद हम ये जो पूरा प्रैक्टिकल हमने लिखा है वो हम अच्छे से कॉपी कर देंगे, सो दैट यू विल हैव द क्लैरिटी. एंड देयर आफ्टर इमीडिएटली आई एम मूविंग टू वन प्रैक्टिकल फ्रॉम योर, आई वुड से, मटेरियल. अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज नहीं बोली है कि साइंटिफिक रिसर्च एसेट हो, 35 एडी में डिडक्शन ली हुई एसेट हो, जिसका पूरा डिडक्शन आपने ले लिया होगा, तो उसके लिए आप नेटवर्थ के लिए कॉस्ट नील लोगे. बट ये खाली मैं बोल रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं. द रीजन बीइंग यू आर नॉट विद द डन विद द टॉपिक बिजनेस एंड प्रोफेशन, सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू explain you the same. Let it be getting over in the topic business profession and I would be having some connection somewhere with other topic. So अभी आप इतना 50 भी अच्छे से फ्रेंड्स कॉपी करोगे. You have 10 minutes. So this is what is your
theoretical portion. Let's have one small practical from your material, and that is, I think, your question number 11. Mr. A is the proprietor of Akash Enterprise having 2 units. He transferred on 1/4/2019 his unit 1. ये यूनिट ट्रांसफर किया. देखो, हमने जो हमारा सम लिया थियोरी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें मैंने पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया. इन द गिवन केस ही हैज 2 यूनिट, जिसमें से उन्होंने यूनिट 1 ट्रांसफर किया है बाय वे ऑफ स्लम सेल एट अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख. यूनिट 1 वो स्टार्टेड इन द ईयर 67, मीनिंग देयर बाय 67 में स्टार्ट किया है, 2019 1 अप्रैल को ट्रांसफर किया. इट बिकम्स लॉन्ग टर्म. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द ट्रांसफर इज 28,000. His balance sheet as on the last day of the previous year, that is 31st March 2019, is as under. आपको यूनिट 1, यूनिट 2 की असेट्स अलग से दी है, लायबिलिटी कॉम्पोजिट दी हुई है, बट कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लायबिलिटी भी बाइफरकेशन की दी हुई है. यू आर गिवन अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विच सेज दैट रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ बिल्डिंग 1. सो ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना, वो कौन से यूनिट के लिए है? ये भाई कहां से आता है? ये सब क्या होता है मुझे पता नहीं चलता है. जस्ट अ मोमेंट यार. ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो 3 लाख है. नाउ लिसन. नो इंडिविजुअल वैल्यूज वर कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड. दैट मीन्स इट्स अ स्लम सेल. एंड अदर असेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इन अदर असेट्स इंक्लूड पेटेंट अक्वायर्ड ऑन 1/7/18 फॉर 50,000 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड विथ. अब यहां पे मैं एक छोटा सा करेक्शन करूं. ये 1/7/18 की जगह 18 रखो पे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक इट 1/7/17 बराबर है. एंड यहां पे WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये डेप्रिसिएशन का फंडामेंटल मैंने नहीं सिखाया है ना, इसलिए मैं अभी WDV आपको डायरेक्टली दे रहा हूं. सर मेरी WDV आएगी इसकी 28,125. ये भी आप लिख ही दोगे. WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट. 2 चेंज मैंने करवाए हैं. एक मैंने असेट की डेट कर दी 17/18, प्रीवियस ईयर 17/18 में मैंने ली हुई है. एंड माई WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज 28,125. कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर AY 2021. अब देखिए फ्रेंड्स, फॉर मिस्टर ए अगर हम सम सॉल्व करें, सम नंबर 11 मिस्टर ए के लिए, प्रीवियस ईयर 1920 रेलेवेंट टू 2021. कैन आई से माय सेल कंसिडरेशन इज ₹25 lakh. My expenditure on transfer for the purpose of computing the net consideration, sale consideration 25 lakh, my expenditure on transfer is 28,000. So 28,000 मैंने लेस किया तो my net consideration will be 24,72,000, जिसमें से मुझे डिडक्ट करना है नेटवर्थ. अब यहां पे एक चीज समझ लो, पूरा बिजनेस में ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं. मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूं? एक यूनिट ही ट्रांसफर कर रहा हूं. मैं कौन सा यूनिट ट्रांसफर कर रहा हूं फ्रेंड्स? आई एम ट्रांसफरिंग ओनली यूनिट नंबर 1. सो मुझे असेट्स लेस लायबिलिटी दैट इज नेटवर्थ खाली एक ही यूनिट की लेनी पड़ेगी. कौन सा यूनिट की लेनी पड़ेगी? यूनिट नंबर 1 की ही. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट असेट, बिल्डिंग. एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1 में दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व वाज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1. सो बिल्डिंग अपवर्ड मैंने रिवाइज किया है. रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरा दिया हुआ है 3 लाख.
कैन आई से मैंने बिल्डिंग 12 लाख मेरे बैलेंस शीट में बोल रहा है, 3 लाख मेरा अर्ली में मैंने रिवैल्यूएशन किया हुआ है, तो मेरे बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू होगी 9 लाख। ये तो 3 लाख की मैंने अकाउंटिंग एंट्री क्या पास की होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। और मुझे ये कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 लेके नेटवर्थ ऑफ द यूनिट सोल्ड दैट इज यूनिट 1 कैन आई से बिल्डिंग के लिए 12 लाख में से मैं 3 लाख डिडक्ट करूं तो कैन वी से इट विल बी 9 लाख आई एम सपोज टू टेक इनटू अकाउंट। दिस इज फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन आई हैव कवर्ड अप। दूसरा, नो इंडिविजुअल वैल्यूज वर बीन असाइन्ड to assets and liabilities in the transfer deed, and that's the reason it is a slump sale. And the last but not the least, friends, is other assets of unit 1 include patent. ये other asset जो है यूनिट 1 की 150 की, उसमें पेटेंट है acquired at 50,000 और बैलेंस शीट में बुक में 50,000 से ही पेटेंट पड़ी रही है। ये पेटेंट की WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो अकाउंट में नहीं है बड़ी, इनकम टैक्स की WDV है 28,125। तो माई पोजिशन विल बी, देखो कैन आई से अदर असेट्स जो मेरी है वो 150 है। ये 150 की अदर असेट्स में पेटेंट, दिस इज माय बुक वैल्यू। अब पेटेंट की मेरी बुक वैल्यू पड़ी है 50,000, अदर की तो मेरी बुक वैल्यू हुई 1 लाख। ये मैंने क्या किया, 1.5 लाख रुपए जो मेरे बैलेंस शीट में दिए हुए हैं पेटेंट का, उसमें 50,000 है, बाकी की असेट का 1 लाख है। अब पेटेंट के लिए मुझे बोला हुआ है कि WDV ऑफ द पेटेंट एज पर इनकम टैक्स इज 28,125। अदर एसेट के लिए कुछ बोला हुआ नहीं है। अगर अदर एसेट के लिए कुछ बोला हुआ नहीं है तो अदर एसेट के लिए मुझे क्या लेना पड़े, बुक वैल्यू ही, मीनिंग देयर बाय मैं अदर असेट्स मेरे बैलेंस शीट की है उसको 2 पार्ट में बाइफरकेट कर रहा हूं, पेटेंट्स 28,125 एंड अदर्स विदाउट एनी चेंज इन द बुक वैल्यू ₹1 लाख। आई होप टिल दिस आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर। ये मेरा जो मुद्दा हुआ उसको मैं बोल रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2 अदर एसेट को समझाने के लिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अदर एसेट 1.5 लाख, 1.5 लाख में 50,000 की बुक वैल्यू पेटेंट की, जिसकी WDV इनकम टैक्स एक्ट की 28,125, मैं 28,125 ले रहा हूं। अदर एसेट्स में 1.5 लाख में से 50 पेटेंट गए, बचे कितने, 1 लाख। 1 लाख का वैल्यूएशन मेरा कुछ चेंज नहीं, इट वुड बी एज पर slump sale also ₹1 lakh. So मैंने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कवर अप कर दी. All the 3 additional informations are covered. Let us go to the balance sheet. Can we say building I have covered, machinery I have not covered and debtor I have not covered. Debtor and machinery के लिए कोई एडिशनल, देखो मैं यूनिट 2 नहीं ले रहा हूं, मैंने यूनिट 1 बेचा है तो मैं नेटवर्थ यूनिट 1 की ही निकालूंगा. मशीनरी एंड डेटर के लिए कोई चेंज नहीं है. तो फ्रेंड्स कैन वी से मशीनरी के लिए अकाउंटिंग की वैल्यू ही आपकी WDV मानी जाएगी एंड डेटर के लिए कोई चेंज नहीं है तो डेटर के में भी अकाउंटिंग की वैल्यू ही आपकी वैल्यू मानी जाएगी. एंड फ्रेंड्स माय टोटल असेट्स कितना होगा आपका टोटल एसेट, 10 + 11 + 3 1428,125. चेक करना भाई थोड़ा. एंड जिसमें से मुझे डिडक्ट करना पड़े लायबिलिटीज. अब लायबिलिटी जो मेरी डिडक्ट हो रही है ना फ्रेंड्स, उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. आई विल चेक आउट विद लायबिलिटी ट्रेड क्रेडिटर्स, जिसमें 25% यूनिट 1 के लिए. टोटल ट्रेड क्रेडिटर मेरे 150 है. एसेट साइड कॉलमनर दिया हुआ है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कॉलमनर नहीं दिया है पर बाइफरकेशन दिया है. लायबिलिटी साइड 1.5 लाख के टोटल क्रेडिटर है, उसमें से 25% यूनिट 1 के है. तो मुझे क्रेडिटर्स खाली 25% ऑफ 150 ही डिडक्ट करने पड़े. दैट वुड बी गिविंग मी
37,500 रुपीज। एंड अगर मैं 37,500 ले रहा हूं, आई होप दिस इज क्लियर, कहां से लाया 37,500, 1.5 लाख रुपए के 25%। तो मैं 37,500 फ्रेंड्स जो ले रहा हूं वो मेरा एज अ लायबिलिटी क्या होगा, लेस होगा। दूसरा मेरा अगर लायबिलिटी साइड में देखूं तो 2 लाख रुपए का मेरा बैंक लोन है जिसमें से 70% इज फॉर यूनिट 1। सो फ्रेंड्स, बैंक लोन के लिए भी मुझे क्या डिडक्ट करना पड़े, 70% ऑफ 2 लाख। चेक करना भाई, मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं ना। 2 लाख रुपए की मेरी टोटल बैंक लोन है, उसमें से मेरा यूनिट 1 का कितना, 70%। सो इफ आई डिडक्ट 70%, इट वुड बी गिविंग मी 140। एंड फ्रेंड्स, जो भी आए उसको हम बोलेंगे हमारी नेटवर्थ। फ्रेंड्स, माय नेटवर्थ इन द गिवन केस विल बी, कैन वी से 1,428,125 लेस रुपीज 37,500 लेस 1,40,000. This would be giving me 12,50,625. 1250 625 डिडक्ट करे 24,72,000 से, तो माय कैपिटल गेन विल बी 12,21,375। सर एक बार टोटल फिर से चेक करना, 9 लाख प्लस 28,125 प्लस 5 लाख लेस फ्रेंड्स 1,40,000 लेस 37,500, फिर 12,50,625 डिडक्ट होगा 24 लाख में से, तो इट इज 24,72,000 में से अगर ये डिडक्ट हो तो माई कैपिटल गेन विल बी the remaining amount 12,21,375. This would be friends, and as I have my unit is held for more than, आप चेक कर लीजिए, आपका यूनिट आपका more than 6-7 से है, 19-20 में बेचा है, तो more than 36 months है, तो your unit will be long term and your capital gain would also be long term. I am very clear, benefit of indexation is not available. Why benefit of indexation is not available? The reason being, friends, in the case of slump sale, indexation benefit is not available. Long term, short term is bifurcated only and only for the rate purpose. So this is what is my fundamental for the slump sale, sum number 11 from your study material. आप इतना अच्छे से कॉपी करोगे. And friends, I will keep it over here. In the coming lecture, I'll have my most favorite portion called stamp duty valuation. Till then, friends, thank you very much. Stay home, stay safe. Thanks a lot. आप कॉपी करेंगे for 3-4 minutes.
If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.